हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करते हैं जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का ओल्ड पेपर है और इसका कोड है 2042C और ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। दरअसल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो ये कई सेट इसमें बनते हैं, ABCD। तो उसमें थोड़ा क्वेश्चंस की डिफरेंस हमें वहाँ पर थोड़ा अलग अलग क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें यहाँ पर जो इसका कोड है वो 2042C है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं। तो ये इसमें ब्रांच भी यहाँ पर लिखी रहती है कि ये पेपर किस किस ब्रांच के लिए है। तो ये आइए बढ़ते हैं। तो ये है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर, कोड ये, और 50 नंबर का है, मिनिमम मार्क्स 17 होते हैं और 2.5 घंटे का पेपर ये होता है। तो इसमें लिखा भी है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को करना होता है और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चंस पेपर इन बोथ द वर्जन्स। If there is any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according to the English version। अगर हिंदी क्वेश्चन में या कुछ त्रुटि है तो इंग्लिश वर्जन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। कोई भी यूज़ ऑफ पेजर और मोबाइल फ़ोन बाय स्टूडेंट नॉट अलाउड, ये इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। और पहला क्वेश्चन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं और इसमें 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। तो ये है राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन। पहले चैप्टर से लिया गया है, यूनिट एंड डायमेंशन वाले से ये। और इसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसे तो तमाम बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे स्ट्रेन है, जिससे विकृति होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और एंगल की बात करें तो एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। सॉलिड एंगल की बात करें तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ऐसी और भी बहुत फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो एक इसमें देनी थी, कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो जो हमारे यंग्स मॉडुलस हैं, तो वास्तव में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एक तरीके से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वहाँ पर होता है। और स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस की ही होगी। और स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया होता है, जो प्रेशर होता है वही हो जाएगी इसकी। ये फोर्स की होती है MLT-2 और नीचे L2, तो यहाँ से LL कट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ML, यहाँ से एक तरीके से ML-1 और T-2। तो ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। एक नंबर में था, इस तरह से ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि पूछा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज स्केलर वेक्टर और जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करिए इसने, और हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मान लिया A क्रॉस B यहाँ पर ये है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीके को हम लिखते हैं यहाँ पर AB साइन थीटा इंटू में यहाँ पर n कैप। तो एक ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से निकल के आती है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन 90 1 होता है, तो AB और ये वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ से इसका B पार्ट हम यहाँ से इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो D में क्या पूछा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इज। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पर होता है कि जो हीट सप्लाई की जाती है वो दो जगह चली जाती है, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में और एक वर्क डन में। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन वो क्या होगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है I=mk²। जो हमारा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी वाला जो हमारा चैप्टर है, तो उसके लिए वहाँ से ये चैप्टर में लिया गया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है। तो व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वे होते हैं जो अर्थ से देखने पर हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं। और स्टेशनरी क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन जिस रेट से अर्थ रोटेट कर रही है, उसी अर्थ से
जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वे भी करते हैं। इस हिसाब से वहाँ पर जो लगभग उनकी आती है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास उनकी जियो स्टेशनरी की हाइट वहाँ पर आती है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से हल करना है। 1 नंबर का है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो कंजर्वेटिव फोर्स एक तरीके में वे होते हैं कि वे फोर्स अगर वर्क डन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे तो और पाथ पे डिपेंड ना करे तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ के लिए 0 होता है। तो हमें ये इसमें आंसर यहाँ से सेलेक्ट करना था। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वे होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो जिनकी वजह से वे फोर्स जिनकी वजह से जो वर्क होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और तो करता ही है लेकिन साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है। ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन कंजर्वेटिव, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर ये है। इसके बाद देखते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू विस्कस मीडियम। तो इसके लिए एक जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला था 2/9 r², कुछ इस तरह से था। रो माइनस में सिग्मा अपॉन में यहाँ पर एक तरीके से v, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से इनटू में यहाँ पर शायद जी भी आएगा तो वो देख लिया जाएगा। तो इस तरह से तो ये वाला जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर देना था। ये टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पर ये। इसके बाद राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अभी देखो जो हमने यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट लिखी थी वही इसमें स्ट्रेस की आएगी। स्ट्रेस जो होता है एक तरीके से वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यहाँ से यूनिट एक तरीके से निकल के आ जाएगी। तो ये इसमें करना था। इसके बाद राइट द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो ऊष्मा का तरीका है फ्लो होने का वो एक तरीके से कन्वेक्शन जो हमारा है उसकी वजह से होता है, जो संवहन होता है। क्योंकि जो ऊष्मा के फ्लो होने के तरीके हैं वो कंडक्शन, संवहन और विकिरण होता है। तो संवहन इसमें आएगा, यानी कि कन्वेक्शन हम इसमें देंगे। कन्वेक्शन इसमें नाम यहाँ से दिया जाएगा। इसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये वाला पूछा गया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो अल्फा इजिकल टू यहाँ से निकल जाता है और अल्फा इजिकल टू जो होता है वो डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में डेल्टा टी, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें 10 पार्ट हमें करने थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट करने हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। तो जैसे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो पहले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो वहाँ से ये हम लिख सकते हैं। इसका बी पार्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो जब कोई बॉडी रोल करती है किसी भी सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 2 तरह की होती है काइनेटिक एनर्जी। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और प्लस में यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है और जो इसके अदर पार्टिकल्स है वो रोटेशनल मोशन में यहाँ पर होते हैं। तो रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है और प्लस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रोल्स, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो इंक्लाइन हो। तो इस तरह से हम इसको आंसर देंगे। डेराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसमें डेरिवेशन देना था। तो ये दूसरे चैप्टर से है। तो यहाँ पर a इजिकल टू आर अल्फा जो होता है, यहाँ पर a इजिकल टू आर अल्फा, ये यहाँ पर इसका डेरिवेशन देना था।
तो ये हुआ। इसके बाद ए पार्टिकल, ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो लिया गया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर से लिया गया है। तो ये है ए पार्टिकल ऑफ मास 20 kg इज रोटेटिंग अबाउट रेट 2000 rotation per minute along a circle of diameter this one. Calculate the moment of inertia about its axis of rotation. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 20 kg बॉडी है और ये इसका डायमीटर जो दिया हुआ है, ये बॉडी है जिसका डायमीटर सर्किल में, ये बॉडी है यहाँ पर, ये एक सर्किल में मोशन में है और 20 kg इसका मास है और ये रोटेशन में है, 2000 रोटेशन पर मिनट के सर्किल के इसमें रोटेट कर रही है जिसका डायमीटर ये है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो एक तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होता है I = m और यहाँ से r स्क्वायर। तो जो r स्क्वायर यहाँ पर होगा वो ये है, m यहाँ पर बॉडी का मास है, तो बॉडी का मास इतना है, r ये है, जो डायमीटर ये दिया हुआ है सर्किल, इसका हाफ कर देंगे तो इसका एक तरीके से रेडियस यहाँ से आ जाएगी, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आया कि राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के नियम, पहला, दूसरा, तीसरा नियम इसमें देना था। अगला इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ये भी हमारा ग्रहों की गति के संबंध से वहाँ से लिया गया है। जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VE = √2gre होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, g इतना है, यहाँ से रख के वो लगभग 11.2 km/s आता है। इस तरह से हल किया जा सकता है। इसके बाद जो आगे पूछा है वो पूछा है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स न्यू यूनिट। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसका इसमें हमें देना है, क्योंकि हीट जो होती है वो एक तरीके से जो डिपेंड करती है, फॉर्मूला होता है KA और डेल्टा T और इंटू में T में L होता है। तो यहाँ से K की आप डिफाइन कर सकते हैं इसको और यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल कर आप दे सकते हैं, जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ये लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक और ग्रहों की गति के संबंध में, और पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन वाला, वहाँ से कई क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको कहते हैं? वे फोर्स जिसकी वजह से जो वे फोर्स जिससे जो वर्क होता है वो बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही केवल डिपेंड करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे हम फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और वर्क डन जो एंड शो दैट द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर आप इसको प्रूफ करेंगे तो इसका यहाँ पर एक प्रूफ, एक न्यूमेरिकल लेके इसको हल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको प्रूव करना था। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है W = डेल्टा K, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। डिफाइन विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी को आपको डिफाइन करना है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है। और व्हाट इज़ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो ये इसका इफेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड ड्राइव द रिलेशन अमंग देम। ये अल्फा बीटा गामा जो होते हैं उनके लिए दिया गया है, और अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा = 1:2:3, ये इसको प्रूव यहाँ पर करना है। तो 5 नंबर में है ये, 2 क्वेश्चन इनमें से कोई भी करने। स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम पूछा गया है। आल्सो मेंशन 1 एप्लीकेशन, ये भी इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल्स, बाइसिकल्स एक्सेट्रा। तो ब्रेक सिस्टम इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में कहा है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन, और 5 नंबर का एक है। तो जब 5 नंबर का एक होता है तो शॉर्ट नोट नहीं, इसमें काफ़ी डिटेल में हमें देना होगा कि ब्लैक होल क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या है, और सरफेस टेंशन के ऊपर लिखना है 5 नंबर में। तो इसमें अच्छा खासा इसको एक्सप्लेन हमें करना पड़ता है।
तो ये क्वेश्चंस इसके अंदर थे। आप देखते हैं इसका हिंदी वर्जन भी है, आप यहाँ से इसका हिंदी वर्जन में भी जा सकते हैं। और इसका जो पहला पेज ये हिंदी में भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उसका आइडिया हमें लग जाता है। ये इसमें पहला क्वेश्चन है ये, इसके बाद इसमें ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट करने थे, और तीसरा क्वेश्चन ये है, और पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये है। इस प्रकार हमें अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी वीडियो बना के शेयर किया था ग्रुप में, इसको भी मैं कर दूंगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें, और देखा जाता है कि सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ लिया गया है, कोई चैप्टर इसमें छोड़ा नहीं जाता है, सभी चैप्टर से यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आई होप आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी इससे हेल्प मिली होगी। तो इतना रखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा। तो ओके, थैंक यू।